दोस्तों हम सभी जानते हैं कि क्वाड को स्पेशली बनाया गया था चाइना को डिस्ट्रॉय करने के लिए, चाइना को लगभग सभी तरह से खत्म कर दिया जाए, जैसे कि सोवियत यूनियन को किसी जमाने में नेटो ने किया था। इसी वजह से क्वाड को एशियन नेटो तक कहा जाने लगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बड़ी बात यह थी कि केवल व्यापारिक बातें होती थी। इस क्वाड को लेकर कोई भी मिलिट्री समझौते अभी तक नहीं हुए थे, और जो व्यापार संबंधित समझौते भी कई सारे हुए थे उसमें भी कोई खास इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अभी चूंकि चाइना का अग्रेशन बहुत बढ़ गया है तो क्वाड कंट्रीज भी काफी हद तक मजबूर हो गई है कि वो अपना शिकंजा कसे। इसके अतिरिक्त क्वाड कंट्रीज के पास अन्य कोई भी विकल्प नहीं है। अगर आपको चाइना का अग्रेशन रोकना है तो क्वाड को हर हाल में मजबूत होना ही पड़ेगा। इसीलिए भी रिसेंटली आपने देखा कि क्वाड का समिट जो टोक्यो में हुआ था, इस दौरान बताया गया कि क्वाड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, जिसके लिए आने वाले कुछ सालों में $50 बिलियन तक का खर्च करेगी चारों कंट्रीज मिलकर। तो कहीं ना कहीं ये एक नया कदम है जो कि क्वाड को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है। दोस्तों इसी का एक छोटा सा नमूना मुझे दिखाई दे रहा है जापान का वो फैसला जिसमें उसने अपने पुराने सारे कानून तोड़ते हुए अपने लीथल वेपन्स अपनी कुछ फ्रेंडली कंट्रीज को बेचने के लिए निर्णय लिया, जिसमें भारत भी आता है। कुल 12 कंट्रीज है जिनमें से ज्यादातर चाइना की दुश्मन कंट्रीज है। उन सभी कंट्रीज को जापान अब अपने खुद के बूते डेवलप किए गए लीथल वेपन्स भी बेचेगा, जो कि वो पहले नहीं बेचता था। मैंने आपको मॉर्निंग वाली वीडियो में बताया भी था, जिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जापान के पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन है, अगर उसकी टेक्निक भारत को मिल जाती है, थोड़ा सा मदद मिल जाती है DRDO को, तो कहीं ना कहीं हम भी हमारे खुद के बूते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन को तैयार कर सकते हैं, जो कि चाइनीज हाइपरसोनिक मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए सबसे बड़ा हथियार होगा। अभी जैसे ही ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आई कि जापान अपने लीथल वेपन बेचने के लिए तैयार हो गया है, उनके एक्सपोर्ट पर लगे बैन को हटा रहा है, वैसे ही कुछ पुरानी चीजें भी निकलकर सामने आई है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय नौसेना के लिए जो प्रोजेक्ट 75 आई है, जिसमें कई सारे वेंडर्स थे, जहां पर हमें EIP सिस्टम भी चाहिए था हमारी सबमरीन्स के लिए, जिसमें रिसेंटली फ्रांस ने इनकार कर दिया। यानी फ्रांस पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इससे पहले जर्मनी ने मना किया, उससे पहले रशिया ने किया। कुल मिलाकर इस टेंडर में अभी केवल साउथ कोरिया बचा था। और बताया ये जा रहा था कि ये जो प्रोजेक्ट 75 आई है, जिसके तहत हम लोग हमारी नेवी के लिए सबमरीन्स हासिल करना चाहते थे विद EIP सिस्टम, तो वो प्रोजेक्ट अब बंद हो जाएगा, क्योंकि एक ही वेंडर बचा है और एक वेंडर बचने की वजह से इस डील को किया जाना संभव नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत ने जापान से किसी समय इसी प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए कहा था, एक रिक्वेस्ट की थी कि जिस तरह से बाकी सारे देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप भी अपनी सबमरीन को हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाइए। मैं आपको बता दूं कि जापान के पास एक शौर्यू क्लास की सबमरीन थी, जो कि भारत के मापदंडों के हिसाब से फिट बैठ रही थी। लेकिन दोस्तों चूंकि उस समय जापान किसी को भी लीथल वेपन बेचता नहीं था, इसलिए जापान ने भी ज्यादा इंटरेस्ट इसमें दिखाया नहीं, और फाइनली उसने इस बीड में अपना किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं किया। अब फाइनली यहाँ पर हमारे पास भी बुरी स्थिति आ चुकी है, क्योंकि भारत के पास केवल एक ही वेंडर बचा है, साउथ कोरिया। या तो साउथ कोरिया से लो या फिर इस प्रोजेक्ट को ही कैंसिल करो, और अतिरिक्त कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जापान ने शोर्यू क्लास का भी एक अपग्रेडेड वर्जन बना लिया है, टाइफे क्लास की सबमरीन। एक्चुअली नाम कुछ गलत शायद बोल सकता हूँ मैं। वो सबमरीन भारत के लिए ज्यादा सूटेबल होगी। इसमें लिथियम आयन बैटरीज वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया है, और बाकी जितने भी एवियोनिक सेंसर्स वगैरह हैं, ये सारे कुछ पुरानी सबमरीन से ज्यादा एडवांस है, और ये भारत की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती भी है। तो बताया जा रहा है कि अब बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि जापान की तरफ से इसके लिए कोई ऑफर भारत के पास आ सकता है, या अगर जापान ऑफर नहीं भी करेगा तो भारत इसके लिए जापान से रिक्वेस्ट कर सकता है, जिसके बाद कहीं ना कहीं भारत और जापान के बीच में सबमरीन को लेकर संभवतः डील हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारत का प्रोजेक्ट 75 आई, जिसके लिए फिलहाल हमारे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, एक और ऑप्शन बढ़ जाएगा। और अगर जापानीज टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हमें मिलेंगी तो डेफिनेटली उनके ऊपर संशय किया ही नहीं जा सकता। वो प्राइम टेक्नोलॉजीज होती है, हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल वो कर सकती हैं। लेकिन खैर ये तो बात की बात है कि क्या भारत इसके लिए रिक्वेस्ट करेगा या फिर जापान खुद ही भारत को ऑफर करेगा। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा टाइमिंग देखिए। रिसेंटली क्वाड का समिट हुआ, $50 बिलियन इन्वेस्टमेंट की बात की गई यहाँ पर। इसी के साथ साथ जापान के प्राइम मिनिस्टर ने भारत को डिफेंड भी किया। दरअसल क्वाड की बाकी तीनों कंट्रीज ने रशिया को कंडेम किया। ये जो यूक्रेन वगैरह के साथ जो कुछ भी हो रहा है, भारत के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने मीडिया के सामने इस बात को रखा और भारत का फेवर किया कि भारत अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो कुछ कर रहा है वो सही कर रहा है, उसे ये सारी चीजें करने के लिए स्वतंत्रता है। हर देश अपना इंटरेस्ट पहले देखेगा। तो कहने का मतलब जापान वहां पर भारत की ढाल भी बन गया था, यानी ये एक चीज भारत के फेवर में आई।
दूसरी चीज की रिसेंटली ये कि जो उसने पुराने कानून तोड़े कि अब हम लोग हमारे लिथल वेपन अपनी फ्रेंडली कंट्रीज को बेचने के लिए तैयार है, जिसमें से भारत भी एक देश है। तो कहीं ना कहीं इनका लिंक दिखाई दे रहा है आपस में। क्वाड कंट्रीज के बीच में कोई ना कोई महत्वपूर्ण चर्चा इन सबको लेकर जरूर हुई है, यानी आने वाले समय में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वाड के अंदर कोई मिलिट्री पैक्ट वगैरह साइन हो सकता है, जिसके लिए अभी से ही तैयारियां की जा रही है कि जितनी भी कंट्रीज क्वाड में है उन सभी के पास कुछ ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट हो जिनमें आपस में सिमिलरिटीज हो, उनको आपसी तौर पर कोऑर्डिनेट करके चाइना के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया जाए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इन सारे सिनेरियोज को देखते हुए कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्वाड का भविष्य आने वाले समय में नेटो जैसा ही होगा। और अगर नेटो बन गया ये, तो फिर चाइना का भी भविष्य वैसे ही होगा जैसा सोवियत यूनियन का हुआ था।